बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त। अभी 4:02 हुआ चाहते हैं और अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट की जो अहम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख भरी खबर, हैरान करने वाली खबर कि दिवर लुलाब के अंदर जो दौरान शब आग नमोदार हुई, उस आग ने आनन फानन में 2 बच्चों को मौत के आगोश में डाल दिया। यानी एक 7 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा इस आतिशज़दी के दौरान जाम बहक हुए। ये नन्हे मुन्ने जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये 2 बच्चों की है। हालांकि गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। माना जा रहा है कि दौरान शब या 10 बजे के करीब इस लकड़ी के ढांचे के अंदर, चूंकि वहां ज्यादातर जो मकानात बने हैं वो लकड़ी के ही बने हैं, और इस वजह से जब यहां आग लगी और आग ने आनन में पूरी जो इमारत थी उसे अपनी लपेट में ले लिया, और इस दौरान जो बचाव कार्रवाई है उसमें ये 2 बच्चे रह गए और ये दोनों बच्चे जाम बहक हो गए हैं। ये दिवर कुलगाम में ये जो हादसा हुआ है या ये वाक़ा हुआ है, ये दिवर कुलगाम के अंदर है। और जब यहाँ पूरे इलाके के लोगों को ये मालूम चला कि इस होलनाक आग की वारदात में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, 2 गुलाब जैसे बच्चे जाम बहक हो गए, और इनकी मौत की खबर सुनते ही पूरा इलाका उमड़ आया। और ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस घर में ये आग नमोदार हुई और जिस खानदान का ये बच्चे थे, उनके साथ पूरे इलाके भर से लोग आए और उनके साथ ताज़ियत पुरसी की। न सिर्फ ताज़ियत पुरसी की, बल्कि इस हादसे में जो उन्हें नुकसान हुआ है उस हवाले से उन्हें कहीं ना कहीं शाना बशाना रहने की कोशिश की है, चूँकि ये कश्मीर की एक रिवायत रही है। लेकिन 2 बच्चों की मौत की वजह से जैसे इस घर पर पूरी क़यामत टूट पड़ी थी, और यहाँ मर्द ज़न सीना को भी करते हुए नजर आए। हमारे नुमाइंदे शमीम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने लवाहिकीन के साथ बात की। काफ़ी दिल आज़ुर्दा थे और काफ़ी परेशान थे। मुसीबत जो है उन पर आ पाई थी, बात नहीं कर पाते थे। लेकिन मकामी लोगों के साथ हमारे नुमाइंदे शमीम ने बात की है, तो उन्होंने कहा, यानी जब मकामी लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो घराना है काफ़ी गरीब भी है, मालियाती तौर पर काफ़ी कमज़ोर भी है, और इनकी मावनत होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो गम्मा गुस्सा था वो महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर था, क्योंकि मकामी लोगों का कहना है कि जब उन्होंने इस आग के हवाले से, जब आग इब्तदाई मरहले में ही थी, तो उसके बाद जब उन्होंने मुत्तलका हुकाम को यानी फायर सर्विस अमले को बुलाया, लेकिन वो फायर सर्विस अमला कम अज़ कम 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचा। और उनका कहना है कि जो सड़क की मसाफत थी वो भी ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद 1.5 घंटा फायर सर्विसेज अमले को यहाँ पर पहुँचना, ये उन्होंने उसको हैरान कर दिया है। और उसकी हैरानी की वजह से या इनकी लापरवाही की वजह, जो लोगों के बकौल है, उस लापरवाही की वजह से यहाँ 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। 10:30 बजे आग नमोदार हुई। जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ को 1-2 बंदे थे। मैं फील्ड फोर गाल में चला गया। फिर मैंने वहाँ से गाड़ी ली। पहले इनको 4 कॉल किए फायर सर्विस वालों को, इन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मेरे साथ 2 बंदे, हमने वहाँ फायर सर्विस एजेंसी पे पहुँचे। उधर इनको दरवाज़ा खटखटाया, इनके मकान के ऊपर पत्थर भी मारे, ये फिर भी होशियार नहीं हुए। तब तक लालपुरा की फायर सर्विस और टिकीपुरा की फायर सर्विस आ रही थी, जो SHO साहब भी आए, सारा डिपार्टमेंट आया। मगर 1 घंटा 20 मिनट के बाद ये देवर की इमरजेंसी जो हमारे लिए रखी है, मगर ये हमारे लिए कोई इससे पहले भी इन्होंने 2 वारदातें हमारे साथ की है। आज इनकी ये 3री वारदात है। इन पे हम बहुत नाखुश हैं। इन्होंने जानबूझ के इन 2 बच्चों को कत्ल आम किया है। इनके जिम्मेदार यही फायर सर्विस वाले हैं। वहाँ जानबूझ के लापरवाही है। सर क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ये ऐसा स्टाफ यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, और ऐसी शिकायत हमें दोबारा नहीं आनी चाहिए। चलो मकान अगर 10 भी जले जाते, इन परवाह नहीं थी, मगर इसमें मासूम 2 बच्चे चले गए हैं। और ये 2 बच्चे दोनों जगह सोए थे, और एक बच्चे ने इतनी कोशिश की है कि एक जगह से 5-6 फुट जाके फिर वो बच्चे। नाम है मोहम्मद अकबर खान। ये तो बिल्कुल गरीब आदमी है, बिल्कुल कोई सहारा नहीं, इसका कोई सहारा नहीं। जाने कि इनका पूरा परिवार ये नहीं कह रहे कि यही गरीब है, नहीं। इसके बाप को हम पहले जमा करके देते थे लोग मदद। अब इसका जो बेटा था, इसने मांग कर अपना कोई बन बसर किया था, मकान बनाया था, लेकिन ये बेचारा भी जल ही गया। मकान का भी इतना मामला नहीं था जितना बच्चों का मामला हुआ। हम इसमें दुख में बहुत दुख जाहिर करते हैं, क्योंकि एक तो जान चली गई, एक तो चलेगी ज़्यादा का हम मानते नहीं। लेकिन गरीब है बिल्कुल, खाने के लिए इसका कोई सहारा।
बेशक मकान की तो परवाह नहीं है, मकान फिर भी बन सकते हैं, तामीरात फिर भी बन सकते हैं, लेकिन दो मासूम जानें इस होलनाक वारदात में चली गई हैं और उन दोनों जानों का वापस आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। और इसका गम न सिर्फ उनके वालिदैन को है, उनके घराने को है, बल्कि पूरे इलाके को है और हर कोई जो इस खबर को सुनता है तो उनका दिल आजुर्दा हो जाता है। चलिए कुपवारा के बाद अब बात करते हैं बिजबाड़ा की, क्योंकि बिजबाड़ा के अंदर पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट के साथी को मारा गया है, यानी मिलिटेंट के एसोसिएट को मारा गया है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ये पुलिस की जानब से कहा गया है। दरअसल पुलिस ने इस हवाले से अलग अलग ट्वीट भी किए हैं, जिसमें पुलिस ने पहले सज्जाद परेज साकिन कुलगाम नामी मिलिटेंट एसोसिएट को गिरफ्तार करने का दावा किया, फिर उसी की निशानदेही पर मिलिटेंट हाइडआउट पर पहुंचने का भी जिक्र हुआ है ट्वीट में, और ट्वीट के बाद में यह भी कहा गया है कि बाद में उसी हाइडआउट पर मिलिटेंटों की गोली लगने के नतीजे में मज़कूरा एसोसिएट को हलाक होने की बात कही गई है। हालांकि इस पे पेदर पे ट्वीट जो है वो पुलिस की जानब से आए हैं। दरअसल जो तफसीलात है वो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन असल वजूहात क्या है और पुलिस का वर्जन इस हवाले से क्या कुछ है वो जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे नुमाइंदे अनंतनाग से फिदा हुसैन। फिदा, कब ये वाक़ा पेश आया और क्या एनकाउंटर हुआ, ये कहां पर हुआ और क्या कुछ डिटेल है ऑफिशियल जो इस हवाले से पुलिस ने अभी तक इस हवाले से तफसीलात फराहम की है? देखिए हिलाल 12-13 नवंबर तो आपको भी याद है, क्योंकि जब रात के वक्त जो रकीम मोमन इलाका है जहां पर गैर रियासती मजदूर जो है वो वहां पर मजदूरी के घर से वहां पर काम कर रहे थे कि अचानक उन पर जो है नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मी हालात में उनको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबाड़ा लाया गया। उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया, उसके बाद उनको सिक्किम रेफर किया गया। लेकिन उनमें से छोटा प्रसाद जो है, जो गोरखपुर यूपी के रहने वाले थे, वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस ने तहकीकात शुरू की और इस तहकीकात में सज्जाद जो है, सज्जाद का नाम जो है वो सामने आया और सज्जाद को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। और पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस बात का भी इंकिशाफ किया कि जो रकीम मोमन में वाकया पेश हुआ जिसमें 2 गैर रियासती मजदूरों पर गोलियां चलाई गई, उसमें उनका भी हाथ है। और उसी को चलते हुए उन्होंने कहा कि जो चेक डड्डू है वहां पर मिलिटेंट जो है उनकी कमीन गाह भी है जहां पर मिलिटेंट मौजूद है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज है तकरीबन रात के 3 से 4 बजे के आसपास उस पूरे इलाके को मुहसरे में ले लिया। और जब सिक्योरिटी फोर्सेज उस हाइड आउट के नजदीक पहुंच गई तो वहां पर मिलिटेंटों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके जद में सज्जाद भी आ गए और सज्जाद जख्मी हुए, जिनको बाद में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबाड़ा लाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठे। हालांकि पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट भी जारी किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने कहा कि हाइब्रिड मिलिटेंट है ये। सज्जाद से पहले भी वो गिरफ्तार हुए थे पीएसए काट के, और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने इस इलाके को मुहसरे में ले लिया था सज्जाद के निशानदेही पे, क्योंकि सज्जाद ने ये सब इंकिशाफात किए। सज्जाद के पास पिस्टल भी रिकवर हुआ था और सज्जाद ने ये भी खुलासा किया था कि जो रकीम मोमन में वाक़या पेश आया, पुलिस का मानना है कि ये मिलिटेंट की गोली लगने से ही सज्जाद की मौत वाक़ा हुई है, जो उस वक्त पुलिस की तहवील में था। तो जब अपोजिट साइड से गोलियां चली है, यानी जिस जगह पर ये मिलिटेंट थे, तो वहां पर क्या कुछ स्टेटस है? क्या अभी एनकाउंटर चल रहा है, बंद है, स्टेटस क्या है, या मिलिटेंटों का क्या है जिन्होंने गोली चलाई है? देखिए बिल्कुल, जब वहां पे क्योंकि रात का वक्त था और जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो वहां पर मिलिटेंटों ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस उस कमीनगाह की ओर नजदीक जा रही थी कि अचानक वहां से मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके जद में सज्जाद अहमद आ गया। हालांकि सज्जाद परे को बचाने की कोशिश की गई, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दम तोड़ बैठे। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने यह भी ट्वीट किया कि जो सज्जाद है वो इससे पहले भी एक केस में इन्वॉल्व था पीएस यारीपुरा में, और उसके साथ साथ क्योंकि वो पीएसए काट के भी आए थे और पीएसए काटने के बाद वो रिहा हुए थे। बहुत शुक्रिया फिदा पूरी जानकारी देने के लिए। फिदा का कहना है कि जो पुलिस की जानब से इस हवाले से इंफॉर्मेशन रिवील की गई है वो यही है कि जो 2 गैर रियासती मजदूरों पर हमला किया गया था, उसी केस की कनेक्शन में तहकीकात के दौरान सज्जाद को लिया गया था और सज्जाद की आइडेंटिफिकेशन पर फिर उसे उस कमीनगाह की तरफ ले जाया गया जहां पर पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट थे और उन्होंने वहां पर गोलियां चलाई, जो फिर सज्जाद को लगी और सज्जाद इस दौरान जाम बहक हुआ है। ये पुलिस का स्टेटमेंट फिदा हुसैन बता रहे थे।
इधर अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज कुलगाम के अंदर मौजूद थे और कुलगाम के अंदर उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ। एक अवामी जलसे से यहाँ खिताब भी किया और इस दौरान सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत, यहाँ के इंतखाबात, यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जो पास्ट है यानी जो माजी है, माजी के सियासी सूरत हाल पर भी उन्होंने यहाँ पर बात की। और इस दौरान सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ यहाँ पर जो अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान थे, जिसमें गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पडर, मोहम्मद अशरफ मीर और दीगर लोग भी मौजूद थे। लेकिन बाद में जब मीडिया नुमाइंदों के साथ सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बात की तो अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मरकजी सरकार की नीयत नहीं है कि इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि वो यहाँ बराह रास्त रूल कर रहे हैं। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन हमने तहिया किया है कि हम जगह जगह पर जाएंगे, लोगों को जमा करेंगे और एक दबाव जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हों। उनसे एक और सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 25 नवंबर की फहरिस्त में क्या होगा, क्योंकि जब वोटर फहरिस्तें जारी होंगी क्या उसमें बाहर के लोग भी शामिल होंगे। ये अभी उनसे सवाल पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि मुझे उस बारे में मालूम नहीं है कि वोटर फहरिस्त में क्या होगा, लेकिन अगर होगा तो उसमें भी अपनी पार्टी एहतजाज करेगी। और उन्होंने बिजली फीस को लेकर कहा कि यहाँ दुगना बिजली फीस लिया जा रहा है। सिर्फ 2 घंटे की बिजली के लिए 900 रुपये बिजली फीस वसूला जाता है। गवर्नर साहब, ये कहाँ का इंसाफ है। इस तरह के अल्फाज कहकर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से सवाल भी किए। अव्वल तो सवाल आपने किया, क्या 25 नवंबर को जो इजरा होगा क्या उसमें फाइनल नोटिफिकेशन, क्या उसमें बाहर के वोटर्स होंगे। देखिए अभी तो मैंने ये देखा नहीं है और जहाँ तक मुझे इल्म है और जो हमारे लोगों का ग्राउंड से रिपोर्ट है, अभी तक तो पूरा हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि कहीं कोई बाहर का यहाँ एडप्ट ना हो। हाँ, जो कोई ड्रॉप हुआ, कहीं से ड्रॉप हुआ था, एडप्ट हुए, लोकल ही हुए। मुझे नहीं लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगा भी, आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, मेरी जमात वो वाहिद जमात है जो उसके लिए अगर कोई भी कहीं पे भी हम देखेंगे कोई गलत वोटर इंदराज हुआ है, फॉर्म 7 भर के उसको डिलीट करवाएंगे। ऐसी जंग नहीं, जमहूरियत में तो हल भी वही है, फॉर्म 7 भर के डिलीट करवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इन लोगों के, वो कहते हैं ना, सो जा वरना गबर आ जाएगा, ये गबर वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं है। तो चूंकि अभी तक ईसीआई बोल रही थी कि अभी डिलिमिटेशन, वोटर लिस्ट वगैरह, तो अब इसके बाद कोई और ड्रामा बता देंगे। क्यों? दिल्ली की कहाँ नियत है? आपको लगता है दिल्ली की नियत है? वो डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, अपनी जमात को उन्होंने रखा हुआ है हर पोजीशन में। यहाँ तो बीजेपी का रूल चल रहा है, तो ये तो बात सच है, उनकी नियत नहीं है। लेकिन लोगों का जो ये आप देख रहे हैं जमावड़ा, आपने 12 तारीख में देखा, आज देखा, हर जगह बहुत दुख है, बहुत दुख है लोगों को, बहुत दुख है जितने लोगों पे मजालिम इस वक्त मैं देखता हूँ। 900 रुपया एक गरीब से चार्ज करें, बिजली 2 घंटे भी नहीं, ये तो जुल्म है। एलजी साहब, ये जुल्म बंद करिए। इन बेचारों को अगर आप 24 घंटे दे देंगे, हम इनको कहेंगे 900 की जगह 1000 दे दो, लेकिन 2 घंटे के पावर को 900 रुपया, ये कहाँ से? ये एसटी वाला मेरा बेचारा कहाँ से लाएगा? ये तो जुल्म है। इसी तरह से बाकी मुश्किलात जितनी हैं, हर एक साइड से बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी के मुश्किलात हैं। शहर में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, COPD जिसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये छाती का एक ऐसा मर्ज है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो लोग मर रहे हैं अलग अलग अमराज से, उसमें तीसरे नंबर पर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ा होती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसकी तादाद बढ़ रही है। और जब पूरी दुनिया का खाका देखते हैं तो पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर मुल्क हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पाए जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो पल्मोनरी इस डिजीज़ के साथ लोग मुब्तला है वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। आखिर ये COPD है क्या, ये कैसे हो जाती है और इसका इलाज किस तरह का है, इस पर
हमारे डेस्क ने बनाई है ये रिपोर्ट। COPD एक ऐसी बीमारी जो आपको जिंदगी भर के लिए मरीज बना सके। COPD एक ऐसी बीमारी है कि जिससे दुनिया भर में अभी तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। COPD ऐसी बीमारी जो इंसान की सांस रोककर इसकी जान लेती है। COPD और हवा का क्या ताल्लुक है? COPD कैसे एक इंसान को अपना शिकार बनाती है? आखिर ये COPD है क्या? का फुल फॉर्म जो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, यानी कि ये ऐसी सांस की बीमारी है जिसमें फेफड़े हमारे कमजोर होते हैं और इसकी मेन वजह होती है स्मोकिंग। COPD यानी फेफड़ों की ऐसी बीमारी जो लाइलाज है। ये बीमारी इंसान के फेफड़ों की नालियों को इस कदर कमजोर और तंग करती है कि ऑक्सीजन की आवाजाही रोक देती है। ऑक्सीजन की आवाजाही रुक जाते ही इंसान में कुछ अलामतें जाहिर होती है, जैसे सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, बलगम वगैरह। जैसे सांस फूलना, खांसी आना या खांसी के साथ बलगम आना जो है अक्सर हम देखते हैं कि एग्रीवेट होती है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। तो ये एक ऐसी इरिवर्सिबल डैमेज होता है लंग्स में, जिसकी वजह से फिर इंसान को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है इसका। WHO के मुताबिक इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा अमवात हुए हैं, जिनमें से 90% अमवात 70 साल उम्र से कम थे। ये बीमारी आमतौर पे 30 से 45 साल अफराद में पाई जाती है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा COPD के मरीज हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। COPD जो है, जैसे आपने खुद कहा कि एक लीडिंग किलर है डिजीज का। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा COPD पेशेंट्स इंडिया में ही पाए जाते हैं पूरी तरीके से, और इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि COPD विल बी द बिगेस्ट किलर डिजीज़ आफ्टर इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी हार्ट की बीमारियों के बाद COPD लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगा लोगों में जो बीमारियों में मुबतला होते हैं। अगर इसके वजूहात की बात करें, माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी, फजाई आलूदगी, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, कोयला जलाना या घर से निकलने वाला धुआं है। इसके अलावा ये बीमारी जेनेटिक डिफेक्ट से भी होती है। मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्मोकिंग है, इसके अलावा बाकी वजूहत भी है, जैसे एयर पोल्यूशन या फैक्ट्रीज में कोई काम करता है जहाँ पे धुआं वगैरह ज़्यादा होता है, या पुराने ज़माने में हम चूल्हे देखते थे, चूल्हों पे खाना बनता था तो ये बायोमास फ्यूल जो जलता था घरों में, उसकी वजह से धुआं होता था, वो भी एक वजह थी COPD डेवलप होने में। या बहुत से कम परसेंटेज पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से COPD अर्ली स्टेज में डेवलप होता है। जी हाँ, तवील अरसे तक फिजा में मौजूद जहरीले केमिकल्स और गैसेस में रहने से हमारे फेफड़े इस बीमारी का शिकार बनते हैं, और इस जानलेवा बीमारी का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। ताहम अद्वियात के जरिए बीमारी के असरात को कम किया जा सकता है। लंग्स का जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, तो पेशेंट्स को फिर कंटिन्यूसली ब्रोंकोडायलेटर्स लेने होते हैं, या जिसकी वजह से उसकी जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ पे अगर हम देखें कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 6 महीने सर्दी रहती है, और सर्दी इस बीमारी के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो भी COPD के पेशेंट्स होते हैं, इनके अटैक्स जो होते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी की रोकथाम और लोगों में इसके ताई बेदारी पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पे इक़दाम उठाने की जरूरत है, और साथ ही फिजा में धुएं और दीगर जहरीले गैसेस की मिकदार को कम करके साफ व पाक माहौलियात के कयाम की अशद जरूरत है। इसके अलावा तंबाकू नोशी के इस्तेमाल से परहेज करके एक सेहतमंद कौम का कयाम अमल में लाया जा सकता है। नाज़रीन, सूखी सब्जियों की हमेशा कश्मीर के अंदर एक अहमियत रही है। हालांकि आज डॉक्टर साहिबान का, माहिरीन का यही कहना है कि जो ये सूखी सब्जियां हैं ये इन्फेक्शस होती हैं, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। और इस हवाले से वादी कश्मीर के मारूफ अदीब और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पर अहम नज़र रखने वाले ज़रीफ अहमद ज़रीफ का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि आज की सूखी सब्जियां नुकसानदेह सेहत के लिए हो सकती हैं, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है सुखाने का वो साइंटिफिक नहीं है, और ना ही उस तरीके का है जो तरीका हमारे जद्दो अजदाद, हमारे बुजुर्गान आज से 40 साल 50 साल पहले अपनाते थे। ज़रीफ अहमद ज़रीफ का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं।
कशीर योस जन छ अत युस मौसमी हालात छ 40-50 वरी ब्रोह यस कशीर ओस सो छन आज तम सातन अस 3-4 रतन हुंद स्यून थवान खोखवित सानि माज नानि घरेलू यम जन खोतून ये आस यम सेप्टेम्बर पे थवान खोखवित सब्जी तो तम सातन तम तथ तरीकस मज थवान तथ लाव खसान तो फंगस गसान सह तिमन तम दो ख्याल वगवन पे त्रावान पालक हाक मीट यह अलग अलग आसान पत तथ कशर पे वन वेन रावन पत दोह सुबह तम वेन रावान तो दिवान फ्यूर तम सत फंगस गसान कह तथ लाव खसान कह अस 4 रतन सब्जी खेवान कशर बानहल टनल तम सात कह यह बने 60 मज 1960 मज तोतान सोरे बार दिथ वन कन 4 रतन हनरमंद लुक दस्तकार लुक आर्टिजन लुक तम बार दिथ थवान कह परेशानी कह चीज छुम बाजर अन सोरे वंदस तैयार महाजस पे। नाज़रीन, गोवा के अंदर 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्कद होने जा रहा है और इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी जा चुकी है और माना जा रहा है कि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फनकार अपने फन का मुजाहरा कर सकते हैं और इसके साथ साथ दुनिया भर के 79 यानी 79 मुल्कों को अपनी फिल्में दिखाने के लिए मौका भी मिल सकता है। हमारे साथी मोहम्मद इसहाक के साथ मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने खुसूसी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हो रहा है और एक देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फिल्म कलाकारों से लेकर फिल्म निर्माता निर्देशक अपने काम को दिखाते हैं और दुनिया उसको खरीदने के लिए भी आती है, देखने भी आती है। रिकॉर्ड 10,000 से ज़्यादा एंट्रीज आई, अब तो एंट्रीज हमें रोकनी पड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर के 79 देशों से 280 से ज़्यादा फिल्मों को यहाँ पर दिखाने का, डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने का अवसर मिलेगा। OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज़ हैं उनका सीज़न 4 जैसे फौदा बहुत मशहूर सीरीज़ है उसका भी यहाँ पे प्रीमियर होने वाला है। बहुत सारी बड़ी फिल्में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय का प्रीमियर यहाँ पर होने वाला है। इफ़ी का एक ऐसा नाम बना है कि अब दुनिया इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देख रही है और भारत में वो ताकत है कि दुनिया की फिल्म शूटिंग का डेस्टिनेशन भी बने, को प्रोडक्शन के लिए भी हम आगे बढ़ें, कोलैबोरेशंस भी करें और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर काम हो। श्रीनगर के एक निजी होटल में आज एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें मारूफ नात खां इंजीनियर आफाक चस्ती की तसनीफ छक दे जिगर की रस्म इजराई हुई है। आपको बताते चले कि ये जो किताब है ये नातिया कलाम पर मुश्तमिल है और मबनी है और आज की इस तकरीब में मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मौलाना नासिरुल इस्लाम, मौलाना शौकत हुसैन केंग, मारूफ अदीब ज़रीफ अहमद ज़रीफ और डॉक्टर शमसुर रहमान के अलावा दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। ये जो आज किताब सूफ़ी शायरी जो आज यहाँ पे रुनमाई जो हुई, जो क़िबला हमारे मुफ्ती आज़म साहब, शौकत किंग साहब, मोहतरम ज़रीफ़ साहब और बहुत सारे उलमा यहाँ पे थे और दानिश्वर हज़रात यहाँ पे जो आए थे, तो जिनके हाथों ये इसकी रुनमाई हुई। ये हमारी आज तीसरी किताब है जो शायरी की, यही नातिया कलाम जो है सूफ़ी शायरी जो थी, तो इसका नाम जो पहले हमने एक किताब इससे पहले भी जिसका नाम कलमस ज़बान दिखना थी, तो वो शाया की थी शाह हमदान अलैहि रहमा के आस्थान शरीफ में। तो आज ये दूसरी किताब शाया हुई जिसका नाम छकदेव जिगर है, तो ये आज शाया हुई। इसमें सूफ़ी कलाम है जो हमारा वर्सा है यहाँ का। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।